हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को मैं प्रैप टुडे के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रैप टुडे क्या है? प्रैप टुडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आप सभी को एसएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, जहाँ पर आप सभी को डेली मैथ्स वीडियोस, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो जाइए चेकआउट करिए प्रैप टुडे को एंड आपके जो भी तमाम यार दोस्त हैं उनके साथ इसको भी जरूर शेयर करिएगा। प्लस मेरे सेशंस को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसे भी नीड है उन सभी को मिल जाए। और आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है? पीएसएलवी के संस्करण के बारे में पढ़ना है। कल हमने अपना यहीं पर लेक्चर डिसकंटिन्यू किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वर्जन्स देखते हैं पीएसएलवी के क्या क्या हैं। तो पीएसएलवी जी जो है, यानी जी यहाँ पे पीएसएलवी जेनरिक कह सकते हैं। तो पीएसएलवी का ये पीएसएलवी जेनरिक जो है ये पीएसएलवी का एक स्टैंडर्ड संस्करण है, जिसमें बेसिकली 4 फेज होते हैं, यानी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में ठोस, जबकि दूसरे और चौथे चरण में द्रव्य ईंधन का उपयोग किया जाता है। वहीं साथ ही साथ इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स भी लगे होते हैं, जो कि 1550 किलोग्राम के जो पेलोड्स को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जा सकता है, जो कि हम कह सकते हैं कि सक्षम भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कार्य करते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट भी हम कह सकते हैं कि है। वहीं उसके बाद अगर हम देखें तो पीएसएलवी सीए यानी कोर एलोन एंड पीएसएलवी एक्सेल यानी एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इनके बारे में भी एक एक करके कहानी देखते हैं, क्योंकि ये भी काफी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाता है, हम कह सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पीएसएलवी कोर एलोन। पीएसएलवी के स्टैंडर्ड संस्करण के समान इसमें 6 स्ट्रैप यानी ऑन बूस्टर्स नहीं लगे होते। जो पीएसएलवी का जो स्टैंडर्ड संस्करण जो है वो जो पहला वाला संस्करण है, जो जेनेरिक वर्जन है, इसमें कितने ये जो है ये एक स्टैंडर्ड संस्करण है। बट अगर हम उसकी बात करते हैं, उसमें जो है वो 6 स्ट्रैप्स लगे होते हैं, लेकिन जो कोर एलोन है इसमें 6 स्ट्रैप्स जो ऑन बूस्टर्स हैं वो नहीं लगे होते हैं। प्रथम चरण जो है ये अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि चौथे चरण में स्टैंडर्ड संस्करण से 400 किलोग्राम कम द्रव्य ईंधन होता है, और ये जो है ये 1100 किलोग्राम के पेलोड को लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। वहीं अगर हम देखें पीएसएलवी एक्सेल जो एक्स्ट्रा लार्ज होता है, तो इसमें जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, ताकि ये जो है ये भारी पेलोड को जब ले जाया जाए तो भारी पेलोड का जो वजन है, तो भारी पेलोड के वजन को ये सहन कर सके। और इसी कारण इसे जो है वो पीएसओएम एक्सेल यानी पीएसएलवी विथ स्ट्रैप ऑन मोटर्स एक्सेल भी कहा जाता है। इसीलिए इसका रीजन यही है कि इसीलिए जो है इन्हें। वहीं चंद्रयान 1, मंगलयान तथा अन्य भारी उपग्रह जो हैं उन सभी को उनके कह सकते हैं कि रास्ते तक या उनके मंजिल तक पहुंचाने वाला जो है वो पीएसएलवी यान में किसका प्रयोग किया गया था, यानी पीएसएलवी एक्सेल का प्रयोग ही किया गया था। वहीं 1750 किलोग्राम की नींद भार को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। साथ ही 1425 किलोग्राम के जो नींद भार है उसे जीटीओ में स्थापित करने में भी ये सक्षम होता है। तो ये बेसिकली इसके वेरिएशंस हैं, जो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। उसके अलावा पीएसएलवी के हाल ही के प्रमोशन देखते हैं कि कौन कौन से किए गए। तो पीएसएलवी की अगर प्रमोशन की बात करते हैं, तो पहला प्रमोशन जो है वो पीएसएलवी 337 किया गया। इसमें जो है लगभग 104 उपग्रहों को एक साथ छोड़ा गया, और विश्व में पहली बार जो है वो एक साथ इतने उपग्रहों
को जो है वो प्रमोचित किया गया था, जो कि एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसमें से 3 उपग्रह जो थे वो इंडिया के थे एंड 101 उपग्रह जो थे वो बाहर के देशों के थे, इंडिया के नहीं थे। जिसमें से एक ये कह सकते हैं कि 3 जो थे वो इंडिया के थे, जो कि आपको जानना चाहिए। प्लस इसमें हाईएस्ट यानी 96 जो थे वो अमेरिका के थे। इसका मुख्य नीति भार जो है वो आर्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह था, जिसमें एसएसपीओ यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इन्हें प्रमोचित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो यानी कि हम कह सकते हैं कि पीएसएलवी के प्रमोशन कौन कौन से हैं। तो पीएसएलवी हो गया एंड उसके बाद पीएसएलवी 38, C38, इसे जो है ये 2017 में वो किया गया था। तो ये बेसिकली ये पीएसएलवी की जो थी वो 40वीं उड़ान थी। अभी आगे मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। इसका मुख्य नीति भार जो था वो कार्टोसैट 2 सीरीज उपग्रह था, जिसे एसएसपीओ में स्थापित किया गया था। उसके अलावा इसी के साथ जो है वो 30 अन्य उपग्रहों को भी प्रमोचित किया गया, जिसमें एक उपग्रह जो था वो भारत का था एंड 29 उपग्रह जो थे वो 14 अलग अलग देशों के। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो थर्ड पीएसएलवी की उड़ान थी, नहीं ये तो सेकंड थी, थर्ड पीएसएलवी 39, पीएसएलवी C39, इसकी ये जो थी ये बेसिकली 41वीं उड़ान थी, जो कि असफल रही थी। इसी के द्वारा जो है वो IRNSS, अभी इसके बारे में देखेंगे, तो 1H को प्रमोचित करने का प्रयास किया गया था, जो कि असफल रहा था। लेकिन पीएसएलवी ने जितने भी अपने सभी चरण जो थे उनका सफलता पूर्वक उन्हें पूरा कर लिया गया था। लेकिन उपग्रह से हीट शील्ड जो था वो अलग नहीं हो पाया था, और हीट शील्ड अलग ना हो पाने के कारण ही जो उपग्रह थे उनका जो एक फिक्स्ड जगह थी, जो उनकी प्लेस थी, निर्दिष्ट जो उनकी कक्षा थी, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए थे। और पीएसएलवी जो थी ये काफी ज्यादा सफल रही है, जिसको देखते हुए कई देशों ने भारत के साथ जो है वो संयुक्त उपग्रह मिशन की भी शुरुआत की। जैसे संयुक्त उपग्रह मिशन की शुरुआत में जो पहली शुरुआत जो आती है वो आती है मेगाट्रॉपिक्स। ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडिया एंड फ्रांस की संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में जल चक्र जो है उसका अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनिशिएटिव सेकेंड टाइप का वो है सरल, जो 2013 में लिया गया था। ये जो है ये बेसिकली भारत और फ्रांस का ये भी है उपग्रह मिशन है, जिसका उद्देश्य समुद्री सतह और समुद्री जो परिस्थितिकी तंत्र है उसका अध्ययन करना। ये भी इनिशिएटिव इंडिया एंड फ्रांस का भी ही है। पीएसएलवी जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। उसके बाद निसार चालू किया गया 2020 में। ये जो है ये प्लस इंडिया एंड अमेरिका का संयुक्त मिशन है, संयुक्त उपग्रह मिशन है, जिसका उद्देश्य जो है वो दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उसका निर्माण करने का है। तो इतनी कहानी है। अब उसके बाद चलिए आगे का सिस्टम देखते हैं। लिस्ट देख लेते हैं एक बार पीएसएलवी लॉन्चेस का कि कौन कौन सी हैं। सो पीएसएलवी D1 लॉन्च डेट कब थी, सितंबर 20 1993 में पीएसएलवी D1 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चर टाइप क्या था, पीएसएलवी G था। पीएसएलवी G आप अभी मैंने तीनों टाइप पढ़ाए ना, तो उसी में जो था एंड इसे कहाँ पर किस ऑर्बिट में वो किया गया था, तो एसएसपीओ में यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसे वो किया गया था। एंड पेलोड क्षमता जो है इसका, जो अगर मिशन की बात करते हैं तो मिशन जो था वो अनसक्सेसफुल मिशन था। उसके बाद नेक्स्ट जो थी वो पीएसएलवी D2 को अक्टूबर 15 1994 में लॉन्च किया गया। लॉन्चर टाइप पीएसएलवी G ही था, ऑर्बिट एसएसपीओ, और पेलोड जो थी वो IRS P2 था। एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, बस एक बार मैंने लिस्ट लगा दी है तो आप देख लो।
PSLV D3 और IRS P3 के नाम से भी जाना जाता है, 1996 में लॉन्च किया गया। लॉन्चर टाइप इसका भी PSLV G था और ऑर्बिट जो है वो चारों SLV लॉन्चेस का SSPO ही है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्चुअली में अभी तक टोटल जो है वो 53 टाइम्स जो है वो लॉन्च किया गया है। उसके बाद PSLV C2, PSLV C3, PSLV C4, C5, C6 एंड C7। ये जो है ये C7 2007 में लॉन्च की गई थी, तो ये उनके टाइप दिए गए हैं। उसके बाद PSLV C12 यानी C8, C10, C9, C11, C12, इसमें हम टाइम नहीं लॉस करते हैं एक्चुअली में, बस आप एक बार इन्हें देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। PSLV C14, C15, C16, 17, 18 एंड 19, 20 एंड PSLV C20 अगेन इसका नाम रखा गया था, इसका PSLV C20 रखा गया था, PSLV C19 रखा गया था एंड इसे जो है वो PSLV C20 प्लस सरल नाम से भी जाना जाता है और इसे PSLV C22 और IRNSS1A नाम से भी जाना जाता है, प्लस PSLV C25। तो ये जो है ये लॉन्च डेट्स वगैरह दी हैं इनकी। PSLV C24, C23, 26, 27, 28 ये हो गई। 38 तक अभी हम पहुंचे हैं। बेसिकली लास्ट जो थी वो अभी जो है ये Feb 28, 2021 की है, PSLV C51 एंड इसे अमेजोनिया 1 नाम से भी जाना जाता है। तो अभी रिसेंट जो है ये PSLV C51 को लॉन्च किया गया है 2021 में ही, Feb 28, 2021 को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये इतनी कहानी है इसके बारे में। के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV। चलिए देखते हैं GSLV क्या होता है। भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, तो बेसिकली इसकी जो है वो 3 सीरीज हैं। GSLV की जो है वो 3 बेसिकली जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बेसिकली जो है ये 3 टाइप की है। कौन कौन सी? GSLV Mark 1, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3। तो बेसिकली ये जो है इसमें 3 यूनिट्स हैं, 3 तरीके से है। तो चलिए एक एक करके इनकी कहानी देखना चालू करते हैं कि क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जो है ये भारत के द्वारा, GSLV का निर्माण जो है वो भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा ही किया गया है। इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण। अब जब चरणों की अगर हम बात करते हैं ना, चलिए मैं चरण, बार बार मैं चरण बोल रही हूँ, तो चरण भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं। एक्चुअली में देखिए ना, इस तरीके की ये जो है ये सैटेलाइट होती है। सॉरी, इधर से बताती हूँ। एक्चुअली में मेरी ड्राइंग तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा यही इस टाइप से। तो ये जैसे इस टाइप से, इसमें आप देखिए कि ये इस टाइप से जो है ये चरण होते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली 4 चरण हो गए, 1, 2, 3, 4। अगर हम GSLV की बात करते हैं, ऊपर जो है वो एक्चुअली में फिर 3 बन गया, 4 है। तो इस तरीके से 4 चरण होते हैं। तो GSLV की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो GSLV में कितने चरण है? 3 चरण, जिसका उद्देश्य जो है वो भारी संचार उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या फिर जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने का होता है, जो भी भारी संचार उपग्रह होते हैं। इसके पहले तथा दूसरे चरण में क्रमशः ठोस तथा द्रव्य ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जो पहला और दूसरा चरण होता है उसमें ठोस और द्रव्य ईंधन का प्रयोग किया जाता है,
जबकि जो तीसरा चरण कह लीजिए या फिर अंतिम चरण की अगर हम बात करें, तो अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है। और रॉकेट की ये आवश्यकता जो है ये केवल क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही कंप्लीट की जाती है, यानी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही फुलफिल जो है वो की जा सकती है। इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन के अभी मैं बताऊंगी कि हम पढ़ेंगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। तो अगर हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं, तो इसलिए जो है वो बिना क्रायोजेनिक इंजन के जीएसएलवी रॉकेट का निर्माण जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अधिकतर काम के उपग्रह जो है वो 2 टन से अधिक वजन के लिए ही होते हैं। इसलिए पूरे विश्व भर में छोड़े जाने वाले लगभग 50% उपग्रह जो हैं वो इसी यानी जीएसएलवी वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं जीएसएलवी रॉकेट जो है वो इस भार वर्ग को 2 या 3 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाकर निश्चित ऊंचाई पर ही जो है वो जीटीओ में स्थापित कर दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि पीएसएलवी की अधिकांश तकनीक को जीएसएलवी के द्वारा ही अपना लिया गया। उसमें से जो पीएसएलवी के पास भी जो टेक्नोलॉजी है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो तकनीक या अधिकांश तकनीक जो है वो जीएसएलवी में भी अपनाया गया है। जैसे सॉलिड रॉकेट बूस्टर या फिर दूसरे चरण के लिए जो विकास इंजन है उसका प्रयोग जो है वो जीएसएलवी में भी किया जाता है, जीएसएलवी में भी अपनाया जाता है। भारत ने जीएसएलवी के तीसरे चरण के लिए जो है वो क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति के लिए रूस यानी सोवियत संघ के साथ 1991 में एक करार किया था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद तथा अमेरिका द्वारा जो है वो रूस की कंपनी को ये दे दिया गया था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जीएसएलवी के बारे में, तो ये कंपनी जो है वो किसे दे दी गई थी, ये कंपनी जो है ये रूस की कंपनी यहाँ पर यानी अमेरिका के द्वारा रूस की कंपनी ग्लाव कॉस्मोस पर लगाए गए जो प्रतिबंध थे उसके कारण रूस ने इस करार ये जो कंपनी थी उससे पीछे हट गया था। इसके बाद में जो है वो लगभग 7 क्रायोजेनिक इंजन देने पर राजी हुआ था। लेकिन तकनीक हस्तांतरण जो है, अब जब बीच में अमेरिका आ गया तो जो तकनीक जो मेथड हस्तांतरण जो था वो नहीं हो पाया। मेथड हस्तांतरण नहीं हो पाने के कारण भारत ने जो है वो स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह हुई कि हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हैं। जब तक हम क्या होता है कि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो उसे लगता है कि यार इसका काम जो है वो मेरे बिना पॉसिबल है ही नहीं, मेरे बिना हो ही नहीं पाएगा। तो आप कह लीजिए ना कि एक घमंड टाइप में आ जाता है। तो सेम वैसी ना ऐसी अमेरिका के साथ भी हुआ। तो ऐसी चीज ना इंडिया को महसूस हुई, तो इसीलिए बेसिकली इंडिया ने जो है वो खुद की स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक डेवलप करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। और जीएसएलवी मार्क 1 में रूस के द्वारा निर्मित जो क्रायोजेनिक इंजन था उसी का प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें, लगभग जो है वो 1500 किलोग्राम के उपग्रह को जीटीओ में स्थापित कर सकता था। जीएसएलवी मार्क 2 की प्रथम उड़ान जो है वो लगभग 1530 किलोग्राम भार वाले जीसैट 1 के प्रक्षेपण के द्वारा हुई थी। जो है अगर हम इसके डेट की बात करें कि कब ये सक्सेसफुल हुई थी, तो लगभग 2001 18 अप्रैल 2001 में ये संपन्न हुई थी। इसकी दूसरी उड़ान जो है यानी जीएसएलवी मैक 2 की जो दूसरी उड़ान है वो 2003 में जीसैट 2 को जीटीओ में स्थापित करने के लिए हुई थी। वहीं 2010 में अगर हम देखें तो इसरो ने 7 जीएसएलवी का परीक्षण किया था, जिसमें से 3 जो थी वो पूरे तरीके से असफल हो गई थी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सफलता नहीं मिली थी। जबकि जिसमें 2 में बड़ी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अप्रैल 2010 में इसरो का जो है वो पहला घरेलू क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता मिल गई थी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, डोंट वरी। लेकिन घरेलू क्रायोजेनिक इंजन में अगर हम देखते हैं, इंजन में किया गया जो जीएसएलवी परीक्षण था, प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हमने टेस्टिंग तो की बट जो जीएसएलवी परीक्षण था वो असफल रहा। और जनवरी 2014 में इसरो ने जो है वो घरेलू क्रायोजेनिक इंजन से ही जीएसएलवी D5 को प्रक्षेपित किया था।
और ये जो बेसिकली GSLV D5 थी, इसकी कैटेगरी की बात करें तो GSLV मार्क 2 श्रेणी का प्रक्षेपण यान था, जिसमें स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन CE 7.5 का प्रयोग किया गया था। और GSLV D5 जो थी उसने GSAT 14 को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया था। आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है GSLV का भारत के लिए? तो अगर GSLV का भारत के लिए इंपॉर्टेंस देखें तो बहुत एक कह सकते हैं कि बढ़िया, क्योंकि उपग्रह प्रणाली और अंतरिक्ष अनुसंधान में GSLV जो है वो भारत की सशक्त विज्ञान और तकनीकी क्षमता को दर्शाएगा कि इंडिया के पास भी एक साइंस है, अपना एक बेहतरीन गजब का साइंस है, प्लस उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, बढ़िया तकनीकी क्षमता है। और इनसेट प्रणाली में भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो सकेगा। और जैसे ही इनसेट प्रणाली में भारत आत्मनिर्भर होगा तो मौसम विज्ञान, दूरसंचार और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं उनमें आसानी से कार्य किया जा सकता है। इंडिया जो है वो आने वाली प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल कर लेगा। मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी होगी, यानी हमारा मौसम किस प्रकार का होगा। मान लीजिए कि हमें पता, अगर पहले से पता चल जाए कि भारी वर्षा होने की आशंका है या तूफान वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आने की आशंकाएं हैं, तो हम उसका निपटारा जो है वो पहले से कर सकते हैं ना। वहीं GSLV के निर्माण से पहले जितना भी व्यय जो है वो उपग्रह निर्माण के लिए किया जाता था, अब उससे अधिक व्यय जो है उनके प्रक्षेपण के लिए करना पड़ता था। बट जैसे ही GSLV में सफलता प्राप्त हो गई तो कहीं ना कहीं जो एक मनी प्रॉब्लम रहती थी, जो भारत का धन था वो बाहर जाता था, तो अब हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी हो गई। तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमें दूसरों से नहीं लेनी पड़ेगी, हम खुद ही उसे भी डेवलप कर लेंगे, उससे भी कार्य ले लेंगे, तो किसी और दूसरे की हेल्प की हमें आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो बेसिकली ये इस तरीके की है जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये कहानी है इतनी, जो कि आई होप समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। GSLV जो है वो हमने पूरा कंप्लीट किया, किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है। तो उम्मीद है एकदम अच्छे से पूरी तरीके से जो है वो क्लियर हुआ होगा कि क्या है। अब उसके बाद मैं बता देती हूँ क्रायोजेनिक इंजन के बारे में कि एक्चुअली में क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक है क्या, यहाँ पे काफी देर बाद पेज खाली मिला है। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक, इसमें बेसिकली प्रणोदक होता है, इसमें जो है वो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसमें क्रायोजेनिक प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, जिसका तापमान, जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। और तापमान कम होने के कारण, यानी तापमान जो है वो कम होता है, इसीलिए जो दाब होता है वो ज्यादा होता है। और तापमान कम होने के कारण जो है वो उच्च दाब पर प्रणोद पैदा करना जो है वो पहले के टाइम पे काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे पास तकनीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन तकनीक जो है वो अत्यंत एक जटिल प्रणाली है। वो इसलिए जटिल प्रणाली कह रही हूं क्योंकि इसमें अगर हम अत्यधिक प्रणोद पैदा करता है, जिससे अंतरिक्ष में जो लंबी दूरी है वो भी पैदा की जा सकती है। और क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की हेल्प से ही ज्यादा सटीकता जो है वो आ जाएगी, ताकि हम जो भी पेलोड वगैरह लेके जाएं उन्हें सही जगह पर, जो जगह डिसाइड की गई है उस बिंदु तक स्थापित किया जाए, और जिसके कारण संचार उपग्रह और अंतरिक्ष जो मिशन होंगे उनके संदर्भ में जो कार्य हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर हम GSLV या क्रायोजेनिक तकनीक की बात करते हैं कि GSLV के महत्व का या फिर क्रायोजेनिक तकनीक के महत्व की अगर हम बात करते हैं, तो जो संचार उपग्रह होते हैं तो संचार उपग्रह के प्रमोशन में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। भविष्य में जो भी अंतरिक्ष मिशन होंगे, जैसे कि चंद्रयान 2 हो गया, मंगलयान 2 हो गया, मानव अंतरिक्ष परियोजना जो है, इनको पूरा करने की क्षमता आ जाएगी। वहीं अंतरिक्ष बाजार में जो भारत की स्थिति है वो भी तो मजबूत होगी, जो अदर देश हैं वो भी तो हमारे पास आएंगे। चलिए मैं इनको लिखवा देती हूँ, तकनीक का महत्व मैं लिखवा देती हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना सुन बस लीजिए। तो संचार उपग्रहों के
प्रमोशन में आत्मनिर्भरता, वहीं भविष्य में अंतरिक्ष मिशन को पूरा करने की क्षमता, वहीं विश्व में जो अंतरिक्ष बाजार, भारत की स्थिति मजबूत होगी, प्लस भारत की जो वैज्ञानिक छवि है वो भी तो मजबूत होगी। और सोचिए क्या महत्व हो सकता है, दिमाग लगाइए, क्योंकि मेंस में एक न्यू पॉइंट भी तो लिख कर आना है। के अलावा और क्या हो सकता है, जो भारत का मिसाइल यानी जो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम है उसमें भी तकनीकी सहायता मिल जाएगी, उसमें भी मदद मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। चलिए अब हम देखते हैं साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में कि साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इनके बारे में एक एक करके कहानी देखना चालू करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं। तो परिज्ञापी रॉकेट या साउंडिंग रॉकेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक या दो चरण वाले ठोस प्रणोदक युक्त रॉकेट होते हैं, जिनका उपयोग जो है वो ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों के अध्ययन और अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। यहाँ पर साउंडिंग का मतलब, में साउंडिंग रॉकेट तो चलिए मैं पढ़ा चुकी हूँ। चलिए हमें जो है वो साउंडिंग रॉकेट तो मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, एक्चुअली में ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है साउंडिंग रॉकेट। इसके फ्यूचर के बारे में देखते हैं, यानी फ्यूचर लॉन्चर्स ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, किस तरीके से कार्य हैं ये, किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, यानी RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। RLV-TD के बारे में बात करते हैं कि RLV-TD यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी किस तरीके से कार्य करती है। ये जो है ये फ्यूचर लॉन्चर्स हैं इंडिया के। तो भारत में पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान यानी रीयूसेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है इसके अंतर्गत प्रोग्राम के अंतर्गत भारत ने 2016 में अपने स्वदेशी स्पेस यानी शटल का जो है वो सफल प्रक्षेपण किया था। और भारत में भविष्य के लिए जो है वो ये बेसिकली प्रौद्योगिकी दर्शन मिशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न स्पेस शटल विभिन्न प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए प्रक्षेपित किए जाएंगे, जो कि RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम संचालित क्रूज उड़ान, हाइपरसोनिक उड़ान और ऑटोनॉमस लैंडिंग तथा एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन जैसी जो अलग अलग प्रौद्योगिकी हैं, इनका उत्पादन करने में या इनका मूल्यांकन करने में यहाँ से हेल्प मिलेगी। देखिए पुनर्उपयोगी प्रमोशन यान के बारे में अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें या सरल शब्दों में कहें तो पुनर्उपयोगी प्रमोशन यान जो है वो एक इस तरीके की प्रणाली होता है जिस पर किसी भी उपग्रह या किसी भी नीति भाग को अंतरिक्ष में प्रमोचित करके पुनः जो है वो पृथ्वी में लेकर आ जाना। यानी कि कैसे हम जो है हमने कोई भी उपग्रह जो है वो अंतरिक्ष में प्रमोचित किया, स्थापित किया, जब तक उसने कार्य किया ठीक है, उसके बाद हर किसी का एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है ना, जैसे मनुष्य का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है, तो सेम वैसे ही इनका भी जैसे टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, अंतरिक्ष में प्रमोचित करके अगेन पृथ्वी पर पुनः लौट आते हैं। और यहाँ पर जो वायुमंडलीय घर्षण का प्रभाव होता है वो लगभग जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से होकर गुजरता है। तो किसी भी हवाई पट्टी पर वायुयान की तरह ये उतर सकता है और इसकी जो पुनर्प्राप्ति के बाद जब इसे अगेन प्राप्त कर लिया जाएगा तो इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी चेंजेस करने की आवश्यकता है वो चेंजेस कर दिए जाएंगे और इसे अगेन अपनी जगह पर लगा दिया जाएगा। पहले जो थी वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड अभी भी इंडिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करता है। उसका बहुत सिंपल रीजन ये है कि अभी जो है वो इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस तरीके से बहुत ही आसानी से लेकर आया जाए, क्योंकि अगर इंडिया में अभी जो है वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब तक लेकर आया जाएगा जितनी कॉस्ट लगेगी एंड फिर जितना अगेन हम उसे सेंड करेंगे तो उतने में जो है हमें
हम कह सकते हैं कि न्यू मिशन जो है वो हम लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। भविष्य में इस यान को भारत में उपयोगी 2 चरण वाले कक्षीय प्रमोशन यान के प्रथम चरण के रूप में इसे जो है वो विकसित किया जाएगा। लॉन्च वहीं 23 मई 2016 को छोड़ा गया RLV-TD जो था ये एक हाइपरसोनिक प्रयोग यानी हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट था और इसी कारण इस अभियान को हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी HEX-01 नाम भी दिया गया है। और ऐसे यानी अभी ऐसे पुनरुपयोगी प्रक्षेपण यान बनाने वाले देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान ही शामिल है। ये जो अभी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो किसके किसके द्वारा किया जा रहा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस एंड जापान, इन्हीं देशों के द्वारा। अब अगर इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है या विकसित होती है तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो उपग्रह प्रवेशन का खर्चा जो है वो प्रेजेंट टाइम के खर्चे से अगर हम बात करें कि जैसे प्रेजेंट टाइम में जो खर्चा आ रहा है तो उस खर्चे के लगभग 10वें हिस्से के बराबर हो जाएगा। साथ ही भारत जो है वो कम खर्चों में जो अंतरिक्ष मिशन है उनको पूरा कर पाएगा और इसके प्रयोग से सस्ते दर पर प्रमोशन सेवाएं जो हैं वो भी अदर कंट्रीज को उपलब्ध करवाई जा सकती है ताकि भविष्य में जो अंतरिक्ष पर्यटन है उसकी लोकप्रियता बढ़ने पर सस्ते दर पर इस सेवा को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसी के विकास के क्रम में इसरो ने जो है वो RLV के छोटे प्रारूप पर तकनीकी प्रदर्शन से संबंधित कुछ परीक्षणों की शुरुआत कर दी है जिसमें टोटल जो है वो 4 परीक्षण हैं। वो 4 परीक्षण कौन कौन से हैं? पहला हेक्स है यानी हाइपरसोनिक फाइट एक्सपेरिमेंट, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। सेकंड हो गया लैक्स यानी लैंडिंग फ्लाइट एक्सपेरिमेंट एंड रेक्स एंड स्पैन स्क्रैमजेट प्रोपल्शन फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। अब अगर हेक्स की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वो RLV को प्रमोचित करके सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करवाना और इसकी उड़ान के दौरान जो वायुमंडल जो घर्षण होगा वो उच्च तापमान नियंत्रण और उड़ान से संबंधित जो भी जटिल तकनीक होती हैं तो जटिल तकनीकों का परीक्षण करना। बेसिकली हेक्स जो है इसे 23 मई 2016 को जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। वहीं RLV-TD के चारों परीक्षणों को पूरा करने के बाद जो है वो वास्तविक RLV परीक्षण पूरे किए जाएंगे। जैसे ही ये चारों परीक्षण सफलतापूर्वक हो जाएंगे यानी हेक्स, लैक्स, रेक्स एंड स्पैन तो वास्तविक RLV परीक्षण किए जाएंगे और जिसके बाद जो है वो RLV का विकास संभव हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले लगभग 10 से 15 सालों के अंदर अंदर जो है इनका उपयोग या इनका विकास जो है वो सही ढंग से हो जाएगा। तो आई होप हो जाए। स्क्रैमजेट इंजन यानी स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर TD। तो चलिए देखते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। आपने हमेशा स्क्रैमजेट इंजन सुना होगा, इतना लंबा चौड़ा फुल फॉर्म नहीं सुना होगा। खैर कोई बात नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा बच्चों बताओ कि स्क्रैमजेट का फुल फॉर्म क्या है। बस स्क्रैमजेट इंजन है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या यूज है, बस इतना जान लीजिए, कहानी खत्म। तो बेसिकली इसका परीक्षण जो है वो इसरो के द्वारा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व्हीकल ATV की सहायता से 28 अगस्त 2016 को किया गया था। ये ईंधन के रूप में जो है वो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। यानी स्क्रैमजेट इंजन जो होता है, ये स्क्रैमजेट इंजन जो है वो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करता है एंड ऑक्सीकारक के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो होता है उसका प्रयोग करता है। बेसिकली रैमजेट जो है ये इंजन का ही एक उन्नत रूप होता है। साथ ही यान के द्वारा हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने पर
भी यह जो इंजन है वो कार्य नहीं कर सकता, जबकि रैमजेट जो है वो इंजन यान हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर लेने पर सही तरीके से जो है वो कार्य नहीं कर पाता है। वहीं अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में लॉन्च व्हीकल और प्रोपेलेंट में लगभग 70% वजन जो है वो ऑक्सी कारक का ही होता है। अगर हम रैमजेट में देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो हाइपरसोनिक यानी जो हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने पर भी ये इंजन का कार्य कर सकता है, लेकिन जो रैमजेट होता है वो इंजन यान यानी हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर लेने पर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। प्रेजेंट टाइम में जो लॉन्च व्हीकल एंड प्रोपेलेंट है उनमें 70% वजन जो है वो सिर्फ ऑक्सी कारक का ही हमें देखने को मिलता है। यतः स्क्रैम जेट जो है ये इंजन में प्रयोग से यान से भरे जाने वाले जो ईंधन होते हैं उनके वजन में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। वहीं GSLV मार्क 2 के बारे में देखें तो GSLV मार्क 2 तो अभी मैंने ऑलरेडी आप सभी को ये जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में सभी लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया, बट थोड़ा सा GSLV मार्क 3 का और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसे भी जान लीजिए। बेसिकली देखिए GSLV मार्क 3 जो है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा विकसित किया गया एक उच्च प्रमोशन क्षमता वाला यान है। इसके द्वारा भारत के 4 टन श्रेणी के भूतुल्य कालिक उपग्रहों में को कक्षा में स्थापित किया जा सकेगा, यानी कक्षा में इसे स्थापित किया जा सकता है GSLV मार्क 2 को। अब इनकी जो ऊंचाई होती है अगर हम देखें तो इसी प्रकार से भारत उपग्रह प्रक्षेपण में जो पूर्णता है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और GSLV मार्क 3 की जो ऊंचाई है वो 43.43 मीटर और लिफ्ट ऑफ मास जो है वो लिफ्ट ऑफ मास जो होता है वो 420 टन हो जाएगा। इनमें जो है वो बेसिकली 3 चरण हैं जिनमें क्रायोजेनिक जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन होता है, अभी मैंने बताया कि स्वदेशी जो क्रायोजेनिक इंजन है वो उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या डिफिकल्टीज हैं, तो वो पूरा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो क्रायोजेनिक इंजन जो है इसमें CE20 का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। अब GSLV मार्क 3 वगैरह अगर हम बात करें तो इसमें जो पेलोड जो GSLV मार्क 3 M1 जो है उसमें पेलोड की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 एंड GSLV मार्क 3 D2 की अगर हम बात करते हो तो प्रक्षेपण जो तिथि थी वो 2018 थी। ये इसकी जो पेलोड क्षमता थी वो GSAT 29 एंड जो GSLV मार्क 3 D1 था वो GSAT 19 को लेके गया था एंड जो LMV था 18 वो केयर यानी क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें। अब अगर बात करें ना कि इंडिया में जो अलग अलग प्रकार की यानी भारत के विभिन्न उपग्रह यानी वेरियस इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं, तो भारत के अगर हम प्रमुख उपग्रहों की बात करते ना तो जैसे इनसेट हो गया, जीसैट हो गया, संचार उपग्रह में इनसेट और जीसैट हो गया, भू प्रक्षेपण उपग्रह में IRS हो गया, वहीं अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण उपग्रह में चंद्रयान 1 एंड 2, मंगलयान मिशन एंड एस्ट्रोसेट हो गए। ये भारत के जो है ये अलग अलग यानी विभिन्न उपग्रह होते हैं ना वो है। वहीं अगर लघु उपग्रहों के बारे में बात करें तो नौवहन या जो नेविगेशन उपग्रह में IRNSS एंड गगन, इसमें से आई नो आप सोच रहे होंगे कि हमने गगन के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, IRNSS के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, अभी हम पढ़ेंगे। प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट एंड रोहिणी हो गया, लघु उपग्रह सरल, साथ ही विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान के उपग्रह जैसे स्वयं हो गया, जुगनू हो गया, प्रथम हो गया एंड न्यू सेट हो गया। तो ये कुछ उपग्रह हैं जो कि हम कह सकते हैं कि यानी कि या फिर कुछ संस्थान वगैरह हैं। उसके बाद कुछ जो है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी संचार उपग्रह। संचार उपग्रह किस तरीके से कार्य करते हैं, चलिए उनके बारे में भी देखते हैं। तो संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इन्हें इनसेट या जीसेट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ये इनसेट एंड जीसेट के फुल फॉर्म है।
तो इन्हें जो है वो संचार तथा कुछ मौसम उपग्रहों के अंतर्गत इन्हें छोड़ा जाता है, यानी इनसेट एंड जीसैट को किसके अंतर्गत, संचार और कुछ मौसम उपग्रहों के अंतर्गत छोड़ा जाता है। इस प्रकार के उपग्रह जो होते हैं वो जियो या फिर जीएसओ में स्थापित किए जाते हैं। ये अलग अलग यानी विभिन्न आवृत्ति बैंडों पर कार्य करने वाले ट्रांसपॉन्डर को वहन करने का कार्य करते। अगर भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह के बारे में बात करें कि कौन था, तो एप्पल यानी 1981 में प्रक्षेपण के डिजाइन और संरचना और गुणवत्ता, साथ ही जांच अंतरिक्ष अनुप्रयोग कार्यक्रम SAC में की गई थी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के उपग्रह संचार कार्यक्रम को वास्तविक उछाल भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट के साथ मिली थी। इस कार्यक्रम के तहत अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के साथ मिला था, और इसी कार्यक्रम के तहत यानी इनसेट के तहत ही उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में भी शामिल किया गया था। वहीं इनसेट का जो पहला सफल परीक्षण उपग्रह जो था वो इनसेट 1B था, जिसे 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था। और तब से लेकर अब तक इनसेट श्रृंखला की अगर हम देखें तो कई सारी पीढ़ियां जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें से प्रथम पीढ़ी की बात करें कितनी तो प्रथम पीढ़ी यानी इस पीढ़ी के इनसेट उपग्रहों इनसेट 1 का डिजाइन तो जो है वो इसरो ने तैयार किया था, लेकिन निर्माण जो है वो अमेरिकी कंपनी के द्वारा किया गया था। और इनसेट उपग्रहों का उद्देश्य जो है वो दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन जैसी जो भी समस्याएं होती हैं, तो उन सभी समस्याओं को देखने के लिए, उन सभी समस्याओं को निपटाने के पर्पस से जो है वो इसका कार्य यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका कार्य इनको निपटाने के लिए बेसिकली किया जाता है। तो उसके बाद प्रथम पीढ़ी के बाद यहीं से जो है वो टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें नेविगेशन सिस्टम के बारे में देखना है, प्रणाली के बारे में देखना है। तो कल के क्लास में बेसिकली हम इसके आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे, प्लस अपना डिस्कशन जो है वो सैटेलाइट्स वगैरह से भी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसमें कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं। तो आज के क्लास तक में अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं, आप सभी से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय आप सभी को। एंड प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा तमाम दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। प्लस भटनेर IAS का ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।